भारत ने क्या दुनिया में कहीं भी ऐसा कुछ किया है जिसके आधार पर कहा जाए कि पाकिस्तान के मुसलमान आतंकवादी बन जा रहे हैं? अमेरिका के ऊपर तो आरोप लगता है ना, मुस्लिम कम्युनिटी आरोप लगाती है, ईरान आरोप लगाता है कि अमेरिका हर जगह बम मार के, धमाका करके, चारों तरफ से हमें घेर करके तबाह करता है। अभी भी जो हुआ, क्या हुआ, वो उसके पीछे भी लड़ाई उनकी उस तरह की। क्या हम ये करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे देश के किसी व्यक्ति को हमें वो पैरेलल नहीं खींचना चाहिए। नंबर एक, जो सबसे गंभीर है, ये ऐतराज मुझे जताना था, इसीलिए मैंने कहा। दूसरा, हम कहां कह रहे हैं कि बातचीत नहीं करेंगे? बातचीत की पहली शर्त है कि आप आतंकवाद बंद कीजिए। हमने नहीं कहा था कि हम तुमको क्या कहा था ट्रंप ने, स्टोन एज में पहुंचा देंगे। हम नहीं करना चाहते हैं भाई, हमारा तो कटा हुआ हिस्सा हम तो चाहते हैं कि ठीक कर लेंगे। पैरेलल नहीं है। आज मुझे इस पर सख्त ऐतराज है कि अमेरिका और ईरान की तरह भारत और पाकिस्तान की तुलना हो, सख्त ऐतराज। नहीं, ये पैरेलल एक जवाब दे दीजिए। पहले बोलने प्रोफेसर साहब बोलने। देखिए, मैं जो विजय जी ने कहा था उसके बारे में बात करना चाहता। जो ईरान को डेलीगेशन जा रहा है, क्या उन लोगों को बुलाया गया है? इंडिविजुअल, यदि पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया जाता बात समझ में आती। भारत सरकार एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है, वो भी बात समझ में आ रही है। लेकिन इंडिविजुअल भेजने का मतलब, फिर हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए किन लोगों को बुलाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती सहित क्या ईरान के भारत के अंदर हितों को साधने वाले या उनको प्रमोट करने वाले ये चेहरे हैं? क्या पवन खेड़ा किस हैसियत से वहां पर बुलाया जा रहा है? क्या सलमान खुर्शीद को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? हो सकता है सलमान खुर्शीद तो विदेश मंत्री रहे हैं, हो सकता है उनके संबंध विदेश का जो विदेशी सेल, लेकिन पवन जी को बुलाना, बाकी इंडिविजुअल्स को बुलाना, क्या ये सवाल मेरे मन भी आ रही है। अच्छा, न्योते दे कौन रहा है? नहीं, कहां खोज के दे रहा है? क्या मैंने इसीलिए कहा कि इंडिविजुअल जो हैं, क्या ये ईरान के भारत में हितों को साधने वाले लोग? अफजाल अंसारी का नाम ये सवाल मेरे अंदर आता है। ये जो आपके मन में सवाल है, ये ईरान एम्बेसी की जो एक्टिविटीज हैं उससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सवाल नहीं है, इसका बाकायदा जवाब है। लेकिन मैं तो उससे आगे कह रहा हूं, क्या राहुल जी और प्रियंका जी को इसीलिए नहीं बुलाया गया? क्या राहुल जी और प्रियंका जी इसीलिए नहीं जाएंगे? करना सब वो है, लेकिन आपको वो दिखे नहीं? भाई, इसमें तो होना ही चाहिए था। जितनी चिंता जताई थी, जितने बड़े बड़े लेख लिखे थे, राहुल जी और प्रियंका जी को तो अब तक अपना टिकट बुक करा लेना चाहिए था और खबर आया हो और मना कर दिया हो, या जाना चाहिए। पता नहीं मुझे, भाई जाना चाहिए। बीजेपी से किसी और का नाम सुना आपने नितिन नवीन के अलावा? नहीं, अभी तो नहीं सुना। पार्टी है, किसी को भेज देगी प्रतिनिधिमंडल से, कांग्रेस का। चलिए, अब आपके मूल एतराज का जवाब आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये शायद हर चीज ने गलत तरीके से समझा। ये पैरेलल नहीं है ईरान, अमेरिका और भारत पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी युद्ध का या कोई भी जो संबंध है, उनका जो अंतिम शस्त्र है वो है बातचीत। वो है पैरेलल। ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों की बात क्या हो रही है और भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात। और ये बात आज नई नहीं है। मैं दिनकर साहब को, रश्मि रथी तो सब लोगों ने पढ़ी हुई है यहाँ पर। रश्मि रथी की 2 लाइन आपको पढ़ देता हूँ। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये पूरी बात है। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि कृष्ण जो है, फिर बात की, नहीं हाँ, एक लाइन दुर्योधन नहीं माना तो क्या करना पड़ा? थोड़ी शांति तो रख लो। एक लाइन बोलो। अरे आप पूरी बोलना, कंप्लीट करो। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं, मौका दीजिएगा। मैं केवल उस रेफरेंस क्या है कि युद्ध से पहले बातचीत का एक मौका होना चाहिए। दूसरा और कहता हूं, सुनिए ना, हमेशा कितने भी युद्ध होते हों, और मैं आज लिख कर दे रहा हूं, जितने लोग बोल रहे हैं ये बातचीत तो पर आएंगे ही आप, इसको मैं आज गारंटी से लिख कर दे। दूसरा एक और उदाहरण हम वहीं से देते हैं, माइथोलॉजी से। राम और रावण का युद्ध से पहले राम भी रावण के पास संदेशा भेजते हैं कि भाई इस पर क्या हो सकता है। मैं सारी बातों से सहमत हूं। मैं तो पूछ रहा हूं, कौन से भी युद्ध के बाद, किसी भी युद्ध के बाद, हर युद्ध से रावण का भी एक दिन वध करना पड़ा ना, दुर्योधन का भी एक दिन वध करना पड़ा था। तब नहीं, तब आपके पास पहले सारे प्रयास किए थे। हाँ, उससे पहले सारे प्रयास करने होते। हमें कब तक करते रहे? कब हम तय करेंगे कि नहीं, अब इसके बाद ये पापी किसी माफी के लायक नहीं है? वो उस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं जो अचानक डीजीएमओ का फोन आ जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को उस पर ले आता है, विराम कर देता है, रोक देता है। आप कर लेते फैसला। प्रयास था जो आप कह रहे हैं होना चाहिए। नहीं, बातचीत, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब किसी भी युद्ध को बातचीत जहां रुकती है वहां युद्ध शुरू होते हैं। देखिए,
भगवान हस्तिनापुर कोई युद्ध बिना बातचीत के भगवान खत्म नहीं हस्तिनापुर जरूर गए, लेकिन द्रौपदी ने उनसे पूछा था, कहा कि सुना है माधव तुम हस्तिनापुर जा रहे हो? तो कहा हाँ जा तो रहा हूं। सुना है कि संधि करवाने जा रहे हो, समझौता करने, तुमने वचन दिया था। तो बोला बोलो। तो कहा युद्ध लेकर के आना, युद्ध लेकर के आना, युद्ध लेकर के आना। और तब उन्होंने कहा होगा तो वही, क्योंकि कृष्ण ने तो रश्मि रथी ही तो उसी को आगे पढ़ लीजिए ना, कि जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बोला कि तुम पहचानो कि तुम कहाँ हो। तो वो तब कि तुम होता है मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ तू इसमें तू है। और मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ तू इसमें है। ये जो सरकार ये भी कृष्ण ने कहा। एक चीज और, एक लाइन और बोल दूं कि ये जो सरकार है वो अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली पार्टी की सरकार। एक बात मैं बोल दूं सर, बस आपको आमतौर पे इतने शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं तो वो रश्मि रथी आज पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, क्योंकि ये समझने की बात है ना। रश्मि रथी को इसलिए जिक्र किया कि श्री कृष्ण कोई भी युद्ध बिना बातचीत के खत्म नहीं हो सकता, ये मैं आपको लिख कर देता हूं। क्योंकि जो संदर्भ विजय जी ने दिए वही तो भारत सरकार की नीति है, और फिर भी विजय जी दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही बात करेंगे, लेकिन जिस दिन अधर्म यानी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, चलिए इस पर तो आप लोग 4 घंटे बात कर सकते हैं, मैं जानता हूं। सर एक लाइन में, पाकिस्तान ऐसा सांप है, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, उससे कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, उसको सबक ही सिखाना पड़ेगा, और उसके बिना वो मानने वाला है नहीं।